17वीं सदी के मुगल दरबार के इतिहासकारों ने अपनी शाही डायरियों और दस्तावेजों में एक बहुत अजीब बात लिखी। मुगल इतिहासकारों ने लिखा कि शिवाजी महाराज की सेना रात में गायब हो जाती है, पहाड़ लांघ जाती है और इम्पॉसिबल किलों में घुस जाती है। उन्हें यह जादू लगा, लेकिन सह्याद्री में ये जादू नहीं था। वहाँ जानकारी के भरोसे एक ऐसी जंग लड़ी जा रही थी जिसका मुगलों को कोई अंदाज़ा ही नहीं था। मुगल्स की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे सरदार ऐसा खेल खेलते थे कि मुगल्स को समझ ही नहीं आता था। सबसे बड़ी बात यह कि सब जानकारी मुगल्स के बीच बैठे लोग ही देते थे। असल में मराठों की सबसे बड़ी तलवार उनकी इंटेलिजेंस थी और उसके सेंटर में था एक नाम, बहिरजी नायक, जिन्होंने मराठों के लिए जासूसों की एक सल्तनत खड़ी कर दी। मराठा खुफिया तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा दस्तावेजों से और उतना ही हिस्सा परंपराओं, बखरों और बाद की स्मृतियों से जोड़कर समझा जाता है। लेकिन सवाल है कि बहिरजी नाइक के पास वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से थी? वो कौन लोग थे जो मुगल कैंप्स के बीचों बीच सांस लेते थे और मुगलों को उनकी भनक तक नहीं लगती थी? ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? इन सभी बातों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मराठों के जासूसी नेटवर्क को समझने के लिए हमें जाना होगा 17वीं सदी में, जब मराठा साम्राज्य का बस उदय हो रहा था। ये वो दौर था जब दक्कन एक जियोपॉलिटिकल ज्वालामुखी के ऊपर बैठा था। साउथ में आदिल शाही और निज़ाम शाही सल्तनतें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन उनके पास अभी भी काफ़ी बड़ी फौजें थीं। उत्तर में औरंगजेब का मुगल साम्राज्य था, जो एक गन पाउडर एम्पायर था। भारी तोपें, बख्तरबंद हाथियों और घुड़सवारी फौज के बल पर मुगल एम्पायर एक के बाद एक राज्यों को जीतता जा रहा था। इसी माहौल में शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। इस सपने का मतलब था स्वराज, अपनी ज़मीन, अपनी भाषा, अपने लोगों का राज। लेकिन यह सपना देखना और उसे ज़मीन पर उतारना, दोनों के बीच में एक चैलेंज था। शिवाजी महाराज के पास शुरुआत में महज 4000 लोकल सैनिक थे। मुगल 1 लाख से ज़्यादा की फौज मैदान में उतार सकते थे। शिवाजी महाराज को पता था कि मुगलों की लाखों की सेना को सीधे बैटलफील्ड में हराया नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने जंग के मैदान को ही बदल दिया, गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध। लेकिन छापामार युद्ध की भी एक शर्त होती है, आपको दुश्मन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जबकि दुश्मन को आपके बारे में कुछ भी भनक नहीं लगनी चाहिए। यानी कि शिवाजी महाराज ने इन्फॉर्मेशन को अपना हथियार बनाने की सोची। यही वो ज़रूरत थी जिसने बहिरजी नाइक को जन्म दिया, या यूं कहें उन्हें उस भूमिका में ढाला। बहिरजी का असली नाम दौलत राव था। वो अहमदनगर ज़िले के शिंगवे नाइक गांव के रहने वाले थे। कुछ मराठी परंपराओं से पता चलता है कि बीजापुर में रहकर बहिरजी नाइक ने इस्लामी धर्मशास्त्र को पढ़ा, फारसी दरबारी रीति रिवाज सीखे और आदिल शाही दरबार की नब्ज़ को समझा। बहिरजी नाइक फ़कीर बन जाते थे, व्यापारी बन जाते थे, साधु, बैरागी, कारीगर, ज्योतिषी, जो भी ज़रूरत पड़ती वो उस भेष को धर लेते थे। बहिरजी का असली टैलेंट ये था कि उन्होंने ना दिखने वाले जासूस तैयार किए, जो दक्कन में उनके आँख, नाक और कान बन गए। और दक्कन में सबसे ज़्यादा अदृश्य कौन था? दक्कन में रामोशी, बेरड और भील जैसी जनजातियाँ रहती थी। इन लोकल कम्युनिटीज़ ने मराठा जासूसी नेटवर्क को ज़मीन से जोड़ने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। ये मेनली घुमंतू शिकारी होते थे जो सदियों से सह्याद्री के जंगलों में रह रहे थे। एक तरफ जहां मुगल सेनाओं के लिए ये जंगल एक खौफनाक और जानलेवा भूलभुलैया थे, वहीं दूसरी तरफ इन जनजातियों के लिए उनके घर का आंगन होता था। ये उन्हें पता होता था कि मानसून की भारी बारिश में कौन सी पहाड़ी दरक सकती है, रात के घुप अंधेरे में कौन सा रास्ता सबसे सेफ है और जंगल के किस पेड़ के पास पानी मिलेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना बताने से फील होता है। इन्फॉर्मेशन जंगल के पेड़ों में लटका कोई फल नहीं होता कि गए और तोड़ लाए। इन्फॉर्मेशन दुश्मन के कैंप से लानी होती थी। इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने शिवाजी महाराज की कामयाबी के पीछे उनके रिमार्केबली एफिशिएंट इंटेलिजेंस सिस्टम की ओर इशारा किया है, जबकि मराठा इतिहास के कई मॉडर्न रिसर्चर्स मानते हैं कि ये नेटवर्क समाज के उन वर्गों तक फैला था जिन पर शक करना भी मुश्किल था। एग्जाम्पल के लिए बंजारे और व्यापारी। 17वीं सदी में जब सेनाएं चलती थी तो उन्हें रसद की बहुत ज़रूरत होती थी। अगर किसी मुगल छावनी में कोई मराठा जासूस व्यापारी बनकर बैठा है और वो देखता है कि छावनी में अचानक 20,000 घोड़ों की नाल या महीनों का अनाज खरीदा जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब होता था कि सेना शायद अगले कुछ दिनों में कूच करेगी।
मुगल कैंप एक चलते फिरते शहर की तरह भी होते थे। वहाँ कपड़े धोने वाले, सब्जियां बेचने वाले और छोटे मोटे कारीगर आते जाते रहते थे। कैंप के बाजारों में होने वाली आम गपशप, किसी सैनिक के मुंह से निकली छोटी सी बात या रसद की मूवमेंट की खबर, ये सारी इंफॉर्मेशंस के छोटे छोटे टुकड़े होते थे। इन्हें जोड़कर मराठा जासूस दुश्मन की पूरी तस्वीर बनाते थे। इन सब कामों के लिए जासूसों की ट्रेनिंग भी होती थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी। मराठा जासूसों की ट्रेनिंग उस दौर की बेहद खास ट्रेनिंग होती थी। इसमें भेष बदलने का मतलब सिर्फ दूसरे कपड़े पहनना नहीं होता था, ये पूरी तरह से एक नया इंसान बन जाने जैसा था। अगर कोई जासूस किसी बड़े व्यापारी का भेष धरता था तो उसे ना सिर्फ उस इलाके की बोली आनी चाहिए थी, बल्कि बाजार में क्या भाव चल रहा है, ट्रेड के तौर तरीके क्या है, ये भी उसको रटे होने चाहिए थे। जासूसों के लिए सबसे कड़ा नियम यह था कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लिख कर नहीं लाएंगे। सब कुछ उनके दिमाग में दर्ज होना चाहिए था, मतलब दिमाग में सब कुछ रिकॉर्डेड हो, क्योंकि एक कागज़ का टुकड़ा उनकी जान ले सकता था और पूरे स्वराज की इस प्लानिंग को खतरे में डाल सकता था। अब एक बड़ा सवाल ये था कि अगर ये जासूस कुछ लिखते नहीं थे और जंगल इतने घने थे, तो इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे थी। इसी सवाल ने मराठों के कम्युनिकेशन को मुगलों की सोच से कोसों आगे पहुंचा दिया। अगर आज के हिसाब से आप देखो, मतलब मैं समझाने की कोशिश करूं आज के हिसाब से, तो इसमें ऑब्जर्वेशन, रैपिड डिसीजन और क्विक एक्शन वाला वही चक्र दिखाई देता है। मुगलों का अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम देखो तो वो भारी भरकम डाक सिस्टम पर डिपेंड था, जिसे पहुंचने में कुछ दिन लगते थे। वहीं मराठों का ये कोडेड सिग्नल नेटवर्क घंटों के अंदर छत्रपति शिवाजी तक खबर पहुंचा देता था। लेकिन किसी भी साम्राज्य को दोस्तों बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा खतरा घर के अंदर के गद्दारों से भी होता है। मुगलों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो किसी को भी खरीद सकते थे। इस खतरे को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी ने एक ऐसा गेम खेला जिसने काउंटर इंटेलिजेंस की दुनिया बदल दी। उन्होंने लंबे समय से चले आ रही जागीरदारी प्रथा की जगह पर एक नए सिस्टम को शुरू किया। अभी तक ट्रेडिशनल सिस्टम में कमांडर्स को जो सैलरी मिलती थी वो ज़मीन या जागीर के रूप में दी जाती थी। इससे वो कमांडर खुद अपने आप में एक छोटे राजा बन जाते थे और उनकी वफादारी अक्सर डगमगा जाती थी। छत्रपति शिवाजी ने इस सिस्टम के ढांचे को लिमिट करते हुए खजाने से नगद सैलरी देनी शुरू की और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पर फोकस किया। बहिर्जी नाइक का नेटवर्क सिर्फ मुगल्स पर नज़र नहीं रखता था, बल्कि ये अपने आप में एक इंटरनल एंटी करप्शन ब्यूरो के जैसा भी था। मराठा सेना के बीच बहिर्जी के जासूस आम सैनिकों की तरह मौजूद रहते थे। अगर कोई कमांडर गद्दारी करने की सोचता या किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करता तो योजना बनाने से पहले ही उसकी खबर सीधे शिवाजी तक पहुंच जाती थी। ये पूरा सिस्टम कागज़ों पर अब कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, इसका असली इम्तिहान मैदान जंग में होना था। और इसी इम्तिहान से इतिहास के वो 6 बड़े पन्ने लिखे गए जहाँ हर बार एक ही सिस्टम चला: इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस, अमल करना और नतीजा। ये काम कैसे होता था इसे आप बहुत कुछ इंटरेस्टिंग घटनाओं से समझ सकते हैं। मैं आपको ये सभी 6 घटनाएं बताने वाला हूँ। सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर केस था 1659 का। इसी साल आदिल शाही जनरल अफजल खान एक बड़ी फौज लेकर मराठा साम्राज्य को कुचलने निकला। इसकी इंफॉर्मेशन पता है कैसे मिली? बहिर्जी के जासूस फकीर और मजदूर बनकर खान की छावनी में घुस गए। कुछ बखर और लोक कथाएं तो ये तक दावा करती हैं कि मराठा जासूसों ने दहशत फैलाने के लिए आदिल शाही सेना के खास हाथियों को जहर दे दिया। लेकिन जो सबसे पक्की इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकली वो ये थी कि अफजल खान शांति वार्ता के बहाने शिवाजी की हत्या का योजना बना रहा है। इस खबर से सतर्क होकर ही मराठों ने हिसाब लगाया कि खुले मैदान में आदिल शाही सेना से लड़ना मौत के बराबर है, इसीलिए युद्ध के मैदान को बदलना होगा। इस तरह शिवाजी महाराज ने खान को प्रतापगढ़ के निचले हिस्से के घने और सकरे जंगल में बुलाया। इस जंगल में खान के भारी घोड़े बेकार थे। शिवाजी ने कपड़े के नीचे लोहे का जालीदार कवच पहना और हाथ में वाघनख छिपा लिया। जैसे ही खान ने गले मिलने के बहाने धोखा किया, शिवाजी महाराज ने पलटवार किया और उसे खत्म कर दिया। फिर एक इशारा मिलते ही मराठा सैनिकों ने कुछ ही मिनटों में आदिल शाही फौज को भी काट डाला। इस तरह जो जंग तलवार से हफ्तों तक चलती, उस खुफिया इंफॉर्मेशन के दम पर उसे पहले ही जीत लिया गया। दूसरा केस था 1660 में पन्हाला किले की घेराबंदी। यहाँ पर भी खबर मिलनी बहुत मुश्किल थी। सिद्दी जौहर ने किले को इस कदर घेर रखा था कि बाहर से कोई मदद नहीं आ सकती थी। लेकिन बहिर्जी के जासूस भारी मानसून की बारिश और घने अंधेरों में दुश्मन के कैंपों का इंच इंच नाप रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा कच्चा पहाड़ी रास्ता खोजा जो किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं था और जहाँ दुश्मन का पहरा भी बहुत कमज़ोर था। मराठों को समझ में आया कि घेरा तोड़कर लड़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वहाँ से निकलना ही एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए दुश्मन के ध्यान को भटकाना ज़रूरी था।
फिर स्ट्रैटेजी बनाकर पीछा करने वालों को चकमा देने के लिए शिवा काशीद नाम के एक वफादार सैनिक ने शिवाजी के कपड़े पहने और खुद को पकड़वा दिया। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज उस सीक्रेट पगडंडी से रात के अंधेरे में निकल गए। ऐसे ही तीसरा केस था 1661 की उम्बरखिंद की लड़ाई। यहाँ जब मुगल कर्नल कारतब खान 20,000 सैनिकों के साथ सह्याद्री के जंगल में घुस रहा था, तो उसी टाइम पर बहिर जी के जासूसों का जाल उसकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था, लगातार बता रहा था कि फौज कहाँ पहुँच गई है। इसी इन्फॉर्मेशन के दम पर शिवाजी ने एक बार फिर खुले में न लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने फौज को इतना अंदर आने दिया कि वापस मुड़ने का ऑप्शन ही खत्म हो जाए। मराठों द्वारा मुगलों की पूरी 20,000 की फौज को उम्बरखंद की एक बेहद संकरी घाटी में उतरने दिया गया। जब घाटी के तल में वो पूरी तरह से फंस गए और अपनी तोपें मोड़ने की जगह भी नहीं बची उनके पास, तब मराठों ने घाटी के आगे और पीछे दोनों सिरे बंद कर दिए। इस तरह बिना कोई तोप चलाए मुगल फौज पूरी तरह से फंसी और उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मराठे अब दुश्मन को अपनी मर्जी के जाल में फंसाना सीख गए थे। ऐसे ही चौथा केस भी हुआ था जिसने मुगलों के अहम पर सबसे गहरी चोट की। ये 1663 का लाल महल ऑपरेशन था। मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया था और हजारों पहरादारों के बीच में लाल महल में रह रहा था। शहर में किसी भी मराठा की एंट्री बैन थी। इसको भेदने के लिए मराठा जासूसों ने सीधे मुगल प्रशासन में सेंध लगाई और वहां से एक शादी की बारात के लिए मुहर लगे असली परमिट निकाली। उन्हें पता था कि महल पर बाहर से हमला करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो अंदर कानूनी दस्तावेजों के सहारे ही शहर के अंदर घुस गए। शिवाजी और उनके 400 एलीट सैनिक बारातियों और मजदूरों के भेष में शहर में घुसे। रात के अंधेरे में शिवाजी महाराज की बचपन की याददाश्त के सहारे उन्होंने सीधे रसोई की दीवार तोड़ी और शाइस्ता खान के बेडरूम में घुस गए। इस अचानक हुए हमले में शाइस्ता खान अपनी उंगलियां गंवाकर बमुश्किल जान बचा पाए। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रहार था कि गुस्से में तमतमाए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को डिमोट करके बंगाल भेज दिया। ऐसा ही पांचवा केस था 1664 की सूरत की लूट। लगातार युद्धों से मराठों का खजाना खाली हो रहा था। सूरत मुगल्स का सबसे अमीर शहर था। महीनों पहले से मराठा जासूस सूरत में ट्रेडर्स बनकर रह रहे थे। उन्होंने मुगलों की मिलिट्री कमजोरियों को परखा और शहर के सबसे अमीर व्यापारियों के घरों की बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन और उनके खजानों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली। फिर मुगलों को धोखा देने के लिए दूसरी दिशाओं में नकली मिलिट्री कैंप लगाए गए। मुगलों को लगा हमला कहीं और से होने वाला है। इस बीच मराठा घुड़सवार सीधे सूरत पहुंचे। उन्हें पहले से पता था कि किस घर में कितना खजाना है। रिजल्ट ये हुआ कि मुगलों की भारी फौज के वहां पहुंचने से पहले ही मराठे शहर को इकोनॉमिक रूप से खाली करके अपने किलों में सेफली वापस लौट आए और स्वराज के खजाने भर गए। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा केस भी था जिसके बिना ये कहानी कभी पूरी ही नहीं होगी। 1666 का वो ऑपरेशन जो मिलिट्री हिस्ट्री में एक मास्टर क्लास माना जाता है, आगरा से शिवाजी का निकलना। इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? औरंगजेब की कैद में हजारों सैनिकों के पहरे के बीच और अपनी ज़मीन से 700 मील दूर एक फंसा हुआ राजा था। बहिर्जी नाइक जो इस घेरे के बाहर थे, उन्होंने मराठा दक्कन तक सेफ हाउस, रसद के ठिकाने और भेष बदलने का पूरा जाल बिछा दिया और स्ट्रेटजी तय की गई। दिमाग ये लगाया गया कि जेल तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए पहरेदारों की साइकोलॉजी से खेलना होगा। शिवाजी ने बीमारी का नाटक किया और गरीबों को मिठाइयों के बड़े टोकरे भेजने शुरू किए। शुरू में चेकिंग भी हुई, लेकिन जब पहरेदार रोज एक ही चीज़ देखकर लापरवाह हो गए तो शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरों में बैठकर निकल गए। अंदर उनके सौतेले भाई हीरो जी फरजंद शिवाजी के कपड़े पहनकर उनकी जगह लेटे रहे। हीरो जी जानते थे कि ये पर्दा हटते ही उनकी मौत तय है। इस तैयार किए गए 700 मील के रास्ते पर अलग अलग भेष बदलकर शिवाजी वापस दक्कन पहुंच गए और मुगल दरबार हाथ मलता रह गया। अब दोस्तों, जितनी शानदार इन कामयाबियों की कहानी बहिर्जी नाइक ने लिखी, इस कहानी का अंत उतना ही दर्दनाक और भयानक हुआ। 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, तब मराठा एम्पायर के जासूसी सिस्टम पर भी असर पड़ा। राज्य की इस इनविजिबल मशीनरी का सेंटर टूट गया। इस मशीनरी का सबसे मिस्टीरियस चेहरा थे बहिर्जी नाइक। लेकिन जो बहिर्जी कभी मराठों की ताकत हुआ करते थे, उनका आखिरी रिकॉर्ड भी लगभग परछाई बनकर रह गया। समकालीन मराठी बखरों, फारसी दस्तावेजों और बाद के इतिहासकारों के लेखन में बहिर्जी नाइक का नाम सम्मान से आता है। लेकिन शिवाजी महाराज के बाद उनकी लाइफ, उनकी डेथ या उनके उत्तराधिकारी के बारे में क्लियर और एक जैसा ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। यही धुंधलापन हमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताता है। बहिर्जी कोई अकेले जादुई किरदार नहीं थे, वो एक सिस्टम का चेहरा थे। और सवाल यह है कि उस सिस्टम का आगे क्या हुआ। शिवाजी महाराज के बाद गद्दी संभाली संभाजी महाराज ने। उनका शासन लगभग लगातार युद्धों से घिरा रहा। उत्तर में मुगलों का दबाव, पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों और सिद्दियों की चुनौती और भीतरी सत्ता को स्थिर रखने की जद्दोजहद।
इस दौर में मराठा जासूसी तंत्र खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसका इस्तेमाल और इंटेंस हो गया। किलों के नेटवर्क, रायगढ़, पन्हाला, विशालगढ़, प्रतापगढ़ और दर्जनों दूसरे दुर्ग, ये सिर्फ मिलिट्री चौकियां नहीं थे, ये इंफॉर्मेशन रिले स्टेशन भी थे। लोकल मुखबिर, घुड़सवार मैसेंजर, तटीय निगरानी चौकियां और गांव लेवल के कॉन्टैक्ट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को दुश्मन की हर पल की खबर देते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवाजी महाराज के समय जहां इंटेलिजेंस ऑफेंसिव मास्टर स्ट्रोक का औजार था, संभाजी के समय वो सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया। अब मकसद दुश्मन को चौंकाना कम और खुद को बचाए रखना ज़्यादा था। 1689 में संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और उनकी क्रूर हत्या मराठा राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी। किसी सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य के लिए एक ऐसा आघात अक्सर कोलैप्स का ला सकता था, लेकिन यहीं पर मराठा इंटेलिजेंस सिस्टम की असली ताकत भी सामने आई। ये सिस्टम एक आदमी पर निर्भर नहीं था। छत्रपति राजा राम के दौर में जब राजधानी को साउथ के जिंजी किले तक ले जाना पड़ा, तो मराठा जासूसी नेटवर्क ने खुद को नए ढंग से ढाल लिया। अब ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम से हटकर छोटे छोटे लोकल नेटवर्क्स का एक बड़ा जाल बन गया। अलग अलग सरदारों, गांवों के मुखियाओं, जंगलों में रहने वाली कम्युनिटीज़ और तेज घुड़सवार टुकड़ियों ने मिलकर एक ऐसी इंफॉर्मेशन की सीरीज़ बनाई जिसने औरंगजेब की बहुत बड़ी सेना को लगातार उलझाए रखा। इसका उनको फ़ायदा भी मिला। औरंगजेब के दक्कन अभियानों के आखिरी सालों में मुगल्स की सबसे बड़ी परेशानी ही यही थी कि मराठों को निर्णायक रूप से वो कभी पकड़ नहीं पाए। मराठा दस्ते अचानक अटैक करते, रसद काट देते, डाक मार्ग को एकदम ही डिस्टर्ब कर देते और फिर गायब हो जाते। ये सिर्फ छापामार युद्ध नहीं था, इसके पीछे लगातार एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन काम कर रहा था। मुगल काफिला कहाँ जा रहा है, किस दर्रे से रसद आ रही है, किस सूबेदार की सेना थकी हुई है, किस किले की चौकी कमज़ोर है, हर बात की खबर ये जासूस लगा लेते थे। जहाँ बहिर्जी नाइक का मॉडल था कि इंफॉर्मेशन राज्य की नसों में बहते हुए खून की तरह थी, अब वो डिसेंट्रलाइज होकर पूरे मराठा सोसाइटी में फैल चुकी थी। 18वीं सदी में पेशवाओं के उदय के साथ ये सिस्टम फिर बदल गया। पुणे पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया और मराठा ताकत दक्कन से निकलकर मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और दिल्ली की पॉलिटिक्स तक पहुंच गई। अब इंटेलिजेंस सिर्फ मिलिट्री नहीं रहा, डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो गया। लेकिन इसी विस्तार के साथ एक कमजोरी भी आई। जहां शिवाजी महाराज और शुरुआती मराठा लीडरशिप के दौर में नेटवर्क का सेंटर क्लियर होता था, वहीं बाद में सरदारों के अलग अलग इंटरेस्ट, दरबारी गुटबाजी और क्षेत्रीय कंपटीशन सूचना के प्रवाह को प्रभावित करने लगी। खबरें अब सिर्फ राज्य के हित में नहीं, कई बार फैक्शनल पॉलिटिक्स के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। यहीं से धीरे धीरे उस धार में कमी आने लगी जिसने कभी मुगलों को चकमा दिया था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे चतुर खिलाड़ी बनकर सामने आई। अंग्रेज़ों ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने इंफॉर्मेशन को खरीदा, लोकल गुटों को समझा, दूतों, ट्रेडर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट्स का एक लंबा जाल खड़ा किया। मराठों का पुराना सोशल इंटेलिजेंस मॉडल अब एक ऐसे कॉम्पिटिटर से टकरा रहा था जिसकी इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम था, कलेक्ट करने का सिस्टम, वो ज़्यादा सिस्टमेटिक था, रिटन था, ब्यूरोक्रेसी के ढांचे से जुड़ा हुआ था। 1818 में तीसरी मराठा लड़ाई के बाद ये जासूसी ढांचा या तो टूट गया या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की नई निगरानी में समा गया। लेकिन दोस्तों, इसकी विरासत खत्म नहीं हुई। शिवाजी और बहिर्जी नाइक के दौर में जो विचार जन्मा था कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ खबर नहीं, वो ताकत है, वो मराठा पॉलिटिक्स में दशकों तक जीवित रहा। बहिर्जी नाइक का नाम इतिहास में चाहे धुंधला हो जाए, लेकिन उनकी बनाई सोच, लोकल सोसाइटी को इंटेलिजेंस नेटवर्क में बदल देना, भूगोल को हथियार बनाना और जानकारी की स्पीड से बड़े बड़े साम्राज्यों को मात देना, ये मराठा शक्ति की रीढ़ बनी रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी मराठा जासूसी नेटवर्क की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।